बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम हैं तमाम के तमाम इस वक्त जलावतन वासी मफरूर भी क्या करो सर आप। और जनाब नज़र अब्बास साहब हैं, मफरूर सदा याफ्ता शहजाद अकबर साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं और मैं साबिर शाकिर हूँ। मैं वजाहत कर दूं, मैं मफरूर नहीं, मैं ऐसे मुकीम अब साढ़े ਨਾਲ ਰਹੇ तो हो जाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। ये तुसी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करोगे ना, फिर पता लगेगा हम उस वक्त आपसे पूछेंगे आप मफरूर हैं या या नहीं। ठीक हो गया। तो इसलिए तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो डिस्कशन है पाकिस्तान और पाकिस्तान। तो इमरान भाई मैं शुरू करूँ? शुरू तो हो चुका है। शुरू तो हो गया। मेरे ख्याल में हमें 4-5 चीज़ों पे बात करनी थी। जी, सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, शहबाज शरीफ ने ऑफ़र कर दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर कि 2018 के इलेक्शन का भी आप इंक्वायरी करवा लें। ठीक, अगर 2018 के इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ था, जैसे डब्बे भरे गए शहबाज शरीफ के बकौल और जिस तरह बंदों की वफादारियाँ तब्दील करवाई गई, ठीक, तो फिर 2024 का इलेक्शन भी हुई है। अगर वो हुकूमत ठीक थी तो ये हुकूमत भी ठीक है। तो एक ऑफ़र शहबाज शरीफ ने एक तरह से की है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, मैंने ये एनालिसिस अपने वीलॉग में भी किया, कि वो एक्चुअली नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जो कुछ 2024 में हुआ, तो उसको कंपेयर करते हैं वो 2018 के साथ। एक वारदात तो ये है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब बड़ी चालाकी से इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं कि मैंने तो ऑफ़र की थी तहकीकात। ये कल को यही कहेंगे ना, जिस तरह आपको याद है एक दिन इन्होंने कहा था कि मिसाक के मईशत कर लेते हैं, बिल्कुल, और उसको मरियम नवाज ने करार दे दिया था मजाक मईशत। ठीक, इससे पहले कि पीटीआई जवाब देती, पीएमएलएन ने खुद ही अपना आइडिया वापस ले लिया और बाद में शहबाज शरीफ आज तक ये कहते हैं कि मैंने तो कहा था मिसाक मईशत कर लेते हैं, तो मेरी तो इन्होंने बात ही नहीं मानी। आज उसी तरह शहबाज शरीफ ने एक बात की है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, कि पीटीआई को फौरी तौर पे ये ऑफ़र कबूल करके हर फोरम पे इनको एक्सपोज करना चाहिए। देखें, बिल्कुल पहली तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो एक तरह से, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एतराफ़ जुर्म कर ली है। क्योंकि देखें, उन्होंने बात यहाँ से शुरू की है कि जी अगर आपको 2024 पे एतराज़ है तो 2018 भी खोल लें, तो 2024 तो आप मान गए ना कि आपने डब्बे भरे। लेकिन चलें, पीटीआई जिस तरह आप कह रहे हैं, तोड़े हैं तो वो भी तो तोड़ के जा हाँ, रहे हैं। तोड़ ये के वो- जा ये रहे वो हैं। हरकत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ज़रूर करें, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ का तो शुरू दिन से मौक़िफ़ ये रहा। इमरान खान साहब ने ऑफ़र भी की थी 2018 के बाद कि हम बनाते हैं कमीशन आ जाए। इन्होंने एक भी इलेक्शन उज़रदारी नहीं की 2018 के ऊपर। और 2018 के ऊपर बाय द वे हमारे वो जो 35 अज़ादारियाँ उस वक्त पीटीआई की थी जी, और फाफन के जो वो थे हमारे, क्या उनका सरवर नाम था, बारी। सरवर बारी साहब, वो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि वो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे शुरू, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उस वक्त जो आरटीएस बैठा उसका फ़ायदा दरअसल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में ना आए। आप जीती हुई सीटें वहाँ पे हारी हैं। फिर इस तरह से मैनेज किया गया जिस तरह से 2024 में किया गया। उस हद तक तो नवाज शहबाज शरीफ ठीक है, लेकिन जुल्म किसके साथ हुआ ये। अब असल चीज़ ये है कि जी ज़रूर तहरीक इंसाफ को तो फौरी तौर पे मैंने नहीं फॉलो किया कि अगर, क्योंकि दोनों ने लीडर ऑफ हाउस अगर बात करता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी फ़ौरन बात करनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को फ़ौरन ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, एक शर्त के साथ कि जनाब आज़ाद कमीशन बना। आज़ाद कमीशन होगा, अंपायर आपका नहीं होगा। शरीफों का शुरू से यही मसला रहा है ना कि उन्होंने अंपायर अपने लगाए, तो आपका अंपायर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट अंपायर कर लें, कोई इंडिपेंडेंट बंदा कर लें जिसके ऊपर सब कोई। इज इट पॉसिबल कि ये इंक्वायरी पाकिस्तान के अंदर से कोई करे ही ना? क्योंकि देखें, जब फौज और फौजी जर्नैल खड़े हुए होते हैं ना, तो पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई रिटायर्ड जज भी ये हिम्मत नहीं करता कि उनके बच्चों का भी जीना हराम नहीं, कर दिया लेकिन जाए। देखें इमरान क्या साहब, ये मुमकिन है जैसे ये स्कॉटलैंड यार्ड में उसमें पाकिस्तान में? उसमें प्रॉब्लम सुन लेना। प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा एतबार बाहर के इदारों पे भी नहीं रह गया, क्योंकि अगर यूरोपियन कमीशन की 2024 के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट दब सकती है, पब्लिक ही नहीं हुई। बिल्कुल, पब्लिक की नहीं हुई, कॉमनवेल्थ की दब सकती है। यही बात जो है ना जी, 2024 के इलेक्शन की तहकीकात तो यहीं से एक यूएन की रिपोर्ट ले लें, जी, एक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जी। ले लें, एक आईएमएफ की रिपोर्ट, कॉमनवेल्थ की कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ले लें। हाँ, ये 4 रिपोर्ट्स तो हैं बाहर, जो कि 2024 के इलेक्शन के बारे में पड़ी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। अगली बात है, पहले ज़रा 2018 की बात कर लें। 2018 के इंतखाबात में हम बैठे थे, लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे और पीटीआई जीत रही थी। आरटीएस बैठने से पहले अचानक खबर आई कि जी आरटीएस बैठ गया, रिजल्ट रुक गए
और वो इसलिए रोके गए थे कि इमरान खान की सिंपल मेजॉरिटी को रोकना था। और वही नंबर्स किस में तकसीम किए गए? 15 नंबर वो बाप पार्टी को दिए गए, वो MQM को दिए गए, वो दिए गए आपके काफ लीग को, वो दिए गए आपके नून लीग को, इनको दिए गए वो नंबर। और वही नंबर फिर कब इस्तेमाल किए गए? जब आपका रेजिम चेंज ऑपरेशन होना था। एग्जैक्टली वही बंदे थे। 20 से ज्यादा सीटें छीनी गई थी जी हाँ, और कराची में चंद सीटें दी भी गई थी। तो इमरान भाई ये वही 20 लोग थे जिन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं डाला था। देखिए पंजाब में एग्जैक्ट वही नंबर आया था। हमें जब हम एक पहलू देख रहे हैं ना, तो दूसरा भी देखना चाहिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने RTS को बिठा के सेंट्रल पंजाब में, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, मैंने सर्वे किया था और पक्की रिपोर्ट्स थी, मकामी जर्नलिस्ट भी हैरान थे कि ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे PTI हार जाए। वेव चली हुई थी। तो 20 से ज्यादा सीटें सेंट्रल पंजाब से चोरी की गई और कराची के अंदर कुछ थोड़ी सी सीटें ऑब्लाइज भी किया गया। तो उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि इमरान खान की ना सिर्फ वो जुबान बंद करें बल्कि इमरान खान को बेसाखियां पकड़ा दें। जी, ये हुआ आपके साथ, लेकिन हुकूमत आपको बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने हुकूमत बनाई। अब जो 2024 में हुआ उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन से किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल कि आप उम्मीदवार को अगवा कर देते हैं? नहीं, इसमें तो ये किया ना 2024 में, तो ये किया कि एक तो प्री पोल रिगिंग तो हुई, फस्तायत बड़े हुई, पैमाने पे हुई, ठीक है ना। उसके बाद जो हुआ, इसके बावजूद PTI आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। और जीतने के बाद फिर तो ये हुआ ना 2024 में तो फॉर्म 47 तकसीम किया गया, बिल्कुल, जो कि 180 सीट्स के ऊपर 181 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 बजे तक जीत रही थी। तहकीकात करेगा कौन? अब ये सवाल है, तहकीकात कौन करेगा? देखें, एक तो हुई ना रिगिंग, प्री पोल रिगिंग हुई, एक हुई ऑन द डे रिगिंग हुई। अब उसमें दो डिफरेंट चीजें हैं, उसको डिफाइन कौन करेगा, इसको देखेगा कौन? आपने भी कहा कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, फिर ये बात सामने आ गई कि इंडिपेंडेंट कहाँ से लेने, इंडिपेंडेंट बाहर से लेने हैं। बाहर वालों की हालत ये है कि अभी यूरोपियन यूनियन की आपने बात की है, उनकी बात की है, तो करेगा कौन? देखिए, PMLN ने एक शिकायत की थी, एक कि महकमा ज़राअत से किसी MPA को फ़ोन आया। वो MPA आज तक हमें सामने ही नहीं आया, दोबारा मिला ही नहीं, कि किसी MPA को महकमा ज़राअत ने फ़ोन किया और कहा जनाब कि आप PTI ज्वाइन कर लें, और फ़ोन करने वाले ने बताया कि मेरा ताल्लुक महकमा ज़राअत से है। अब वो हो सकता है कोई ISI को कोई बंदा हो, कोई हरामददगी कर रहा हो और उसकी ये कोशिश होगी कुछ ना कुछ करके मैं PTI में इसको ज्वाइन करवा लूँ या कुछ कर दूँ, बहुत मुमकिन है। इसके अलावा और ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। इधर तो बंदे घरों से गवाह हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, अपने हजारों कारकुन जेलों में डाल दिया। ये मेरा पॉइंट है ना कि इन लोगों से आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे तो लगता है ये ऑफर नहीं है, ये तो सर इसमें कमीशन बना के ना नदीम अंजुम रिटायर हो गए, उनको कमीशन का बनाया गया। अच्छा, इसमें बाय द वे ठीक आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादती इतनी ब्लेटेंट हुई है 2024 में कि अगर नदीम अंजुम भी अंपायर बन जाए ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी फैसला लिखा नहीं जाना। मेरा मशवरा ये है कि अगर ये कोई सही रिजल्ट चाहते हैं तो काजी फैज ईसा को बना लें। सिर्फ पूरे मुल्क में एक ऐसा आदमी है जो शरीफों के हक में ये रिपोर्ट भी लिख सकता है। हाँ, उसके अलावा तो बंदा कोई नहीं। नदीम अंजुम से भी ये बार नहीं उठाया। ये 3 बंदों पे कमीशन बनाए, एक आर्मी से लिया जाए जनरल नदीम अंजुम को जी, एक जुडिशरी से काजी फाइज ईसा को जी, और दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा को। ये इन 3 का और नहीं, जनरल बाजवा भी वेला, उसको साथ शामिल करें। तो ये चारों मिल के एक कमीशन बनाए और 4 रुकनी कमीशन इसके ऊपर फैसला करे, ताकि जो बाकी कौम रहेगी ये गालियां देने में वो भी शुरू हो जाए। बल्कि अगर ये 4 लोग इकट्ठे बैठ ही जाएं, मेरा ख्याल है रिसोर्सेज ज़ाया करने के बाद बगैर कन्फेशन ही लिख दें तो बात हल हो जाएगी। और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात ये है कि ये जो इसने प्राइम मिनिस्टर ने की है ना, बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस लोगों को स्टूपिड बनाने वाला मसला, और मुझे आपको लगता है सीरियस है ये? नहीं, हमें होना चाहिए। वजह क्या है? हम तो हो जाएंगे सीरियस, हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। इलेक्शन चोरी करने वालों पे, चाहे वो 2013 का इलेक्शन है, चाहे वो 2008 का इलेक्शन है, चाहे वो 2018 का इलेक्शन है, चाहे वो 2024 का इलेक्शन है, एक तो कंपैरिजन कोई नहीं है, किसी इलेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है 2024 के साथ। जो हमने 2000 ये तो ऐसे है कि इस आदमी ने मर्सिडीज चोरी की, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, ये सारा कुछ किया, जब उसे पकड़ा तो उसने कहा देखो 3 पहिए वाली साइकिल है। यानी ये इस तरह का है ना, इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि तुमने जनाब अरबों रुपए लूट रही है और तुम कह रहे जी फलाना आदमी जो उसने लॉलीपॉप चोरी करके खाया था या उसको लॉलीपॉप दिया गया था। आप ये कंपैरिजन नहीं है। ये जुर्म की डेफिनेशन में ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है। एक्चुअली जर्नैलों के ऊपर बनता है जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए गद्दारी का मुकदमा। इन्होंने आइन के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी की है। इन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन को डिले करके आइन तोड़ा, बल्कि इन्होंने इलेक्शन के साथ जो रेप किया इन्होंने, मैं इसको रेप का वर्ड कहूंगा, कि 24
2024 में 8 और 9 फरवरी की रात को जो इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आज तक उस एक रात की कीमत चुका रहा है। इसे नहीं, और दूसरी एक और चीज़ भी है ना, देखें जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा कि उस रात के इलेक्शन की, इस इलेक्शन में तो प्री पोल रिगिंग है, प्री पोल रिगिंग है, जिसमें आपको सबसे बड़ा तो किरदार नज़र आएगा उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का कि किस तरह से एक जमात को ख़त्म करने के लिए, अच्छा ब्यूरोक्रेसी से आरओज, जी आरओज के बाद, अच्छा वो देखें ना, आज तक तो इस चीज़ का फैसला नहीं हो सका कि आपके पिंडी के कमिश्नर ने जो वो स्टेटमेंट दी थी किधर है, वो किधर तो गया, उस स्टेटमेंट की आप कोई कर लें, जिसने तो साफ नाम नॉमिनेट कर दिया था ना कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर ये सारा इलेक्शन चोरी किया। तो ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर इसकी भी कोई तफ्तीश नहीं है, कोई तहकीक नहीं है। लेकिन देखिए इसमें एक और चीज़ भी है ना, अब मूविंग फॉरवर्ड वाली बात है, एक बड़ा अहम सवाल है, मैं आप सब दोस्तों से करना चाहता हूँ। चलें, ये तो मुझे नज़र आ गया, वो ओवर ड्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर साहब, आज मतलब देखें 23 जून है और 23 जून को डबल ब्रेस्ट कोट पहन के, और वो कपड़ा भी मुझे खासा गर्म लग रहा नहीं, था। वो पहले उसने बहुत ड्रामा किया, वो हमेशा खाकी कलर का एक सूट पहनता था और एक सफारी सूट पहन के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं अवामी आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये कपड़े अपने बेच दूंगा अवाम को आटा खिलाने के लिए। फिर उन्होंने उसके बाद कॉम बेच दी, पीआईए बेच दिया, पाकिस्तान का सारा सौदा बेच के अब वो महंगे सूट पहन के फिरता है। ये मियाँ शरीफ का वो बच्चा है जो प्रिटेंड ये करता है कि वो हबीब जालिब का है, हत्ता कि हम सबको पता है कि ये मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा, और पहनावे से वो प्रिटेंड करता है कि जैसे वो यहाँ पे कोई इधर ऑक्सफोर्ड का रहने वाला है। ऑक्सफोर्ड। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अपोजिशन कहाँ है, मुझे सिर्फ ये बता देना। देखें, ये ऐवान में आते हैं, ऐवान में आके ऐसी तकरीर भी करे जाते हैं। मुझे एक सिर्फ इशू है कि अपोजिशन की जानिब से, चलें एक तो उनके ऊपर जुल्म बहुत है, वो बात करते भी हैं तो एयर नहीं होती, सब कुछ है, लेकिन एक बी फिटिंग रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए ऑन द फीट के अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो और कहे जनाब कि बिल्कुल हम आपकी ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, अब आपने भागना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बैठा ले इनको कि आ जाओ भी बैठो, क्या अब आपने भागना नहीं है, आप बताएं, आ जाएं, कर लें इसकी, दोनों का 18 का भी कर लें। और अभी जो बाय द वे जो अपोजिशन लीडर हैं उनका स्टेक तो ना 18 में या ना 24 में। शहजाद अकबर साहब बैठे हुए ना, स्पीकर ने एक बात की, तरह शहजाद अकबर साहब सिस्टम में थे, इनसे पूछते हैं, इजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर एक दफ़ा भी अमल दरामद नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा जी हम आपकी मिन्नतें किया करते थे, आप प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देते थे, हकायक हम जानते हैं, आप बताएं आपके पास गवर्नमेंट में उस वक्त क्या चल रहा था? जो उस वक्त नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर किसका नहीं हुआ? जिस हमजा शहबाज तो रहा ही वहां पे है सर, हमजा शहबाज तो पंजाब की बात है ना। आपका सबसे बड़ा आदमी ख्वाजा आसिफ ना सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होने के ऊपर बाकायदगी के साथ असेंबली आता था, बल्कि असेंबली में नहीं जाता था और सारा दिन अपनी लॉजेस के अंदर रहता था। हत्ता कि उस वक्त, आज जो इस वक्त सिस्टम का सबसे फेवरेट आदमी है फैसल वाडा, वो सुबह शाम आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिकायत करता था जी कि इसको अडियाला रखें, ये इधर क्यों रहता है, प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये है। लेकिन वजह फिर कोई और होनी है नहीं, हाँ वजह जो भी देखें उस वक्त क्या था, और ये क्रेडिट देना चाहिए असद कैसर साहब को। एज अ स्पीकर मैंने खुद देखा, मेरी असद कैसर साहब से कोई कह लीजिए बहुत चीज़ों पे इख्तलाफ भी हो जाता है। असद कैसर ने और परवेज इलाही ने जी इनको बहुत फैसिलिटी, इन्होंने एज स्पीकर एक्ट किया है। असद कैसर साहब जो थे वो एज स्पीकर एक्ट करते थे, और मुझे हो सकता है उस वक्त बुरा लगता हो कि यार तुसी की देखो इन्होंने ये क्या करते हैं। वो कहते थे नहीं देखो, ऐवान के लिए मेरा रोल स्पीकर का है, और ये मैंने असद कैसर को खुद, ये और बात है कि आखिरी दिन असद कैसर साहब को वो रूलिंग पास करनी चाहिए थी जो कासिम सूरी को करनी पड़ी। उस दिन असद कैसर साहब बैठ गए थे, और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि काश आज हमारी जमात में कोई वो वो मुल्तान वाले जो साहब हैं जिन्होंने जरदारी के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी, मिसाल तो गलत थी, लेकिन कम अज़ कम कोई अपने लीडर से और अपनी कॉज से वफादारी दिखाने के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर नहीं थी। लेकिन जहाँ तक ये बात है, मैंने ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने उस दिन भी ख्वाजा आसिफ को कोट करके ट्वीट की थी कि मैंने कहा जवाब दो ना कि पहले दिन जेल में आपको मेमोरी फोम पहुँचा दिया गया था जिस दिन आप अरेस्ट हुए थे, क्योंकि आपने बताया हमें कमर की तकलीफ़ है, आपको मेमोरी फोम पहुँचा दिया गया। आपकी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते हैं, और सिर्फ इसके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, आपका शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर आता था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पार्लियामेंट जो आज की पार्लियामेंट है उसको फिर ये पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं चला रहा। नहीं, स्पीकर तो खैर देखें ना, स्पीकर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं चल रहा। वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुना, पीपल्स पार्टी जिसने अपनी पूरी पॉलिटिक्स को जब दोबारा खड़ा किया 80s में, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर खड़ा किया। भुट्टो की फांसी से पहले जब भुट्टो के अच्छे ताल्लुकात थे जर्नैलों के साथ, तो भुट्टो ने इस पार्टी को बिल्कुल ऐसे रखा जैसे काफ लीग है।
भुट्टो ने जर्नैलों को डैडी भी कहा, उनके साथ बहुत ताल्लुकात बनाए। भुट्टो ने जर्नैलों के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हर तरह का गंद मारा, उसने मुखालिफिन के ऊपर मुकदमात करवाए, भुट्टो ने बहुत जुल्म करवाया, बंदे भी पाकिस्तान में मरे। भुट्टो की कोई पॉलिटिक्स जब उसने अपनी ज़िंदगी में आगाज़ की तो कोई काबिल फ़ख्र नहीं है, उसके ऊपर कोई आदमी फ़ख्र नहीं करता, तो बहुत जुल्म किया उसने। लेकिन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाती, हाँ, तो वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुजरिम होता, वो बहुत बड़ा विलन जमहूरियत के तौर पे उनको जाना जाता। भुट्टो ने फांसी लेकर अपना दाग धो दिया। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत के अंदर एक इनकलाबी पॉलिटिकल पार्टी, या कम से कम चले इनकलाबी नहीं तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, बीपी ने वो सारा वैक्यूम कवर कर लिया। आज आसिफ अली जरदारी खड़ा होकर सिंध में कहता है, जहां भुट्टो दफन है, वहां पे एक जरदारी खड़ा होकर उस पार्टी पे कब्जा करके वो ये कहता है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। बड़ा ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है। सरदर्द तो है ही नहीं कोई आपका, ये तो एक टाउट है जो वहां बैठा हुआ है, उसका बेटा वो उससे बड़ा टाउट है। और इनको पता है कि वो शहबाज शरीफ कहता है ना, ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। ये सारे मिलके ना GHQ के बाहर एड़ियां रगड़ रहे हैं कि चश्मा इधर से ही निकलेगा, इक्तदार का चश्मा इनका वहां से फूटता है। हत्ता कि इनको बताएं इमरान साहब, मैं खुद पोठवार से हूँ, वहाँ पानी जो है ना वो 180-90 फीट से नीचे ही जाता है। एड़ियों से तो नहीं निकलता, ये एड़ियां बहुत रगड़नी पड़ेगी। वो तो चश्मे नहीं निकलेंगे, छोटे छोटे ना नाले नाला नहीं निकल सकता है।